हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टीजीटी सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से आए हैं पुराने टीजीटी के मेडिकल कमीशन एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। तो ये सीरीज़ हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से लेकर अभी तक जितने भी हैं वो सारे हम डिस्कस ना कर ले। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स या बहुत ज़्यादा टॉपिक्स एक ही बार में कवर हो जाएं और आपको एक प्रिसाइज, एक समराइज्ड फॉर्म में कंटेंट आपको दिया जाए। ठीक है, बाकी अगर आपने हर एक टॉपिक जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन्ड वीडियो अगर आपको चाहिए वो हमने बना रखी हैं और वो आपको मिल जाएंगी। वो आपने जाकर प्ले स्टोर पे जाकर उसको इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस, सब कुछ, सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिगिन करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 ग्राम्स ऑफ SO2 इज। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बहुत इजी होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस टैकल करने। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे जो बिगिनिंग ऑफ केमिस्ट्री होता है, जहाँ पे आपको मतलब हर एग्जाम में भर भर के नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चंस आते हैं, कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मोल कंसेप्ट याद होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट से ही टैकल करेंगे। अब आप देखेंगे कैसे। जब मैं मोल कंसेप्ट की बात करती हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि हम एक मोल की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, है ना। ये एग्जैक्टली नॉट अ नंबर, मतलब मोल को हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चलते हैं जिसकी नंबर्स की टर्म में, पार्टिकल्स की टर्म में कुछ वैल्यू होगी, वॉल्यूम की टर्म में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और मास के टर्म्स में कुछ वैल्यू होगी। तो ध्यान रखना है आपने, जब भी हम मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल, है ना, तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर हम पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम एटॉमिक मास की बात करें या यूनिफाइड मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, उसकी बात करें, उसके बराबर भी हो जाता है ये। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके बहुत सारे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मोल कंसेप्ट का मतलब है कि एक मोल आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी है, एक मोल आपका 22.4 लीटर्स के बराबर भी है, और एक मोल आपके जो भी एटम या जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया है उसके मास के बराबर भी है। ठीक है, ये वो वाला मास है जो आप कैलकुलेट करते हो पीरियोडिक टेबल से वाया एटॉमिक नंबर, है ना। ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, इसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इजीली। कैसे? अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मैं अगर आपको कहूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर कुछ भी नहीं है। एवोगैड्रो नंबर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 दर्जन, है ना, 1 दर्जन अंडे कहूँ मतलब 12 अंडे, 1 दर्जन केले कहूँ मतलब 12 केले, इसका कोई साइज से या मास से इसका एवोगैड्रो नंबर का लेना देना नहीं है, है ना। इसका मतलब है क्वांटिटी। आप डिफाइन कर रहे हो कि मैं 1 दर्जन अंडे बोल रही हूँ चाहे 1 दर्जन केले बोल रही हूँ, बात एक ही है। ठीक है, 12 ही केले होंगे, 12 ही अंडे होंगे। 1 दर्जन अगर मैं एटम्स कहूँ उसका मतलब 12 एटम्स हैं। 1 दर्जन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कहूँ उसका मतलब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है ना। वैसे ही बस अब मैंने दर्जन को हटाकर मैंने एवोगैड्रो नंबर बोला। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब इतने एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना। बट अगर मैंने बोला आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? एवोगैड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ दर्जन, दर्जन, है ना, डजन। ठीक है, तो डजन की जगह पे बस हमने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू डाल दी, 1 मोल बोल दिया। ठीक है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022। अगर मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एटम बोला है, इलेक्ट्रॉन्स बोला है या मॉलिक्यूल बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23
कार्बन एटम्स। मैं बोलूं यहीं पे 1 डजन ऑफ कार्बन एटम, तो 12 कार्बन एटम है ना। 1 डजन ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, मतलब कितना हो गया, नॉट 6, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 कार्बन एटम्स। समझ गए मतलब, है ना, इजी है बिल्कुल, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 डजन ऑफ कार्बन एटम मतलब 12 कार्बन एटम, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कई जगह पे एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, आपको दिया जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल्स बोला है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स बोला O2 की फॉर्म में है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला सिंगल ऑक्सीजन की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी इतना ही होगा। यह है जब इस साइड भी सिंगल ऑक्सीजन पूछा है तो उस साइड भी आंसर आपका सिंगल ऑक्सीजन का आएगा, समझ गए, है ना। बट अगर आपको बोला जाए 1 मोल ऑफ, अगर आपको बोला जाए कि 1 मोल ऑफ O2 contains how many moles of, या how many, not moles, sorry, how many oxygen atoms, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि ऑक्सीजन यूजुअली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन भी O2 की N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। बट हमें क्या बोला है, 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक ऑक्सीजन में 2 हैं, इसलिए जब हम इसमें ढूंढेंगे सिंगल ऑक्सीजन का अमाउंट तो क्या हो जाएगा, एक O2 मॉलिक्यूल में अगर इतने O2 हैं, इनको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब कि वापस बाकी सब चीजें इरेज कर दो, है ना। ये कब था, ये तब था जब हमें बोला गया था कि 1 मोल ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स होंगे सिंगल ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये कहानी यहीं खत्म हो गई, है ना। दोनों जगह पूछा भी एक ही चीज था, दिया भी एक ही चीज था। अब यहां पर कहानी ये है कि दिया आपको O2 का है, पूछा आपको सिंगल ऑक्सीजन है ना। दिया आपको O2 है, पूछा सिंगल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यदि O2 में इतना O2 होगा, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं 1 मोल ऑफ मतलब 1 O2 में, नॉट मोल, सॉरी, लेट्स मेक इट इवन इजियर फॉर यू, ठीक है। O2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ सिंगल ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के 2 एटम्स O2 में है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ आया? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो। विच इम्प्लाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये समझ आ गया। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो यहां पे क्या लिखा है,
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल में इतने O2 मॉलिक्यूल्स थे, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल हैड दिस मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। बट अगर इसी में हमें सिंगल ऑक्सीजन निकालना है तो हम देख रहे हैं एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल हैज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज समझ आई है ना। ओके, अब आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। यही कंसेप्ट लगेगा, बिल्कुल सिमिलर मोल कंसेप्ट ही लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास 0.64 ग्राम्स ऑफ SO2 है। मैंने बताया है आपको, अभी हमने मोल कंसेप्ट में देखा कि 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एज वेल, मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है। मोलर मास हमें SO2 का पता होना चाहिए, तो SO2 का मोलर मास कितना है हमारे पास। सल्फर का आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर इज G से हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं 16, तो इसका एटॉमिक मास A से हम डिनोट करेंगे, कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 + 16 32, समझ के। तो हमारे पास ये कितना आएगा, एक सल्फर का 32 है, सॉरी, एक सल्फर का मास इज 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, दूसरे ऑक्सीजन का है 16, है ना। इन दोनों की जगह आप 32 लिख सकते हो डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 32। तो टोटल जो मास है SO2 का वो कितना है 64। समझ में आई ये कहानी कि 64 हमारे पास प्रेजेंट है, और हमने कहा कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, ये हमारे पास मोलर मास निकला, तो मोलर मास मस्ट बी इक्वल टू 1 मोल, समझ रहे हो। यानी कि 64 ग्राम्स ऑफ SO2 किसके बराबर होंगे, 64 ग्राम्स ऑफ SO2 मतलब 1 मोल ऑफ SO2। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकालने हैं ना, पर कितने ग्राम में, आपके पास दिया कितना है 0.64, तो 0.64 ग्राम्स ऑफ SO2 का मतलब कितने मोल्स हुए, 1 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 0.64 मोल्स ऑफ SO2। समझ में आया। अगर 64 ग्राम ऑफ SO2 में 1 मोल ऑफ SO2 है, तो 0.64 ग्राम्स ऑफ SO2 में कितने मोल्स होंगे, तो कितने मोल्स हो जाएंगे आपके पास 0.01, ठीक है। ये वाला करेक्ट है, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ समझ में आया, इसको डिवाइड कर लो, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये चीजें, है ना। आपको बस मोल कंसेप्ट समझ आना चाहिए, वहां से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आंसर इज 0.01 मोल्स, ठीक है, क्योंकि मोलर मास SO2 का 64 ग्राम्स पर मोल था, तो ये 0.64 ग्राम्स कितने का हो जाएगा, 0.01 मोल कंटेन करेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने से। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम और फेरम है, ठीक है। इनके आपको पहले एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर्स पता होंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप देखें तो एक तरीके से ये, अगर आपका मैग्नीशियम को छोड़ा जाए, ये सारे आपके डी ऑर्बिटल, डी ग्रुप के हैं, है ना, डी ग्रुप के, यानी कि 3D 4s वाले, है ना। कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर्स एटलीस्ट 30 तक, हाँ 30 तक ठीक है, ठीक है। 1 to 30 आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। सारी याद रहे ना रहे, बट जो डी ऑर्बिटल का है उनका याद रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो इसमें हम यूजुअली इनमें देखेंगे आप 3D और 4s आता है एंड में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी मैं बता देती हूँ। देखो, हमारे पास, हम जब बिगिनिंग में पढ़ते थे, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमें बताया जाता था कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और हमें बताया जाता था ये ऑर्बिट्स हैं। बट अब जब हमने इनकी स्टडी की तो हमें पता चला कि इन ऑर्बिट्स में भी अंदर सबशेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हर एक शेल में एक सबशेल, कुछ सबशेल्स प्रेजेंट है और कुछ अलाउड सबशेल्स होते हैं। जैसे अगर इसमें S है तो इसमें S, P,
इस तरीके से बढ़ते जाते हैं सब शेल्स के नंबर्स, ठीक है। तो जब हम ये लिखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग कैसे होती है, देखो आपको पता है हंड्स रूल फॉलो होता है, अफबव प्रिंसिपल फॉलो होता है। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क है, आपने हंड्स रूल पता करना है। हंड्स रूल क्या होता है ना। अफबव प्रिंसिपल मैं बता देती हूँ, ये बहुत सिंपल है हंड्स रूल। तो अफबव प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो लोएस्ट एनर्जी वाला है वो पहले भरा जाएगा, जिसकी ज़्यादा एनर्जी है उसको बाद में भरा जाएगा, ठीक है। कम एनर्जी वाला पहले भरा जाता है, ज़्यादा एनर्जी वाला बाद में भरा जाता है। दिस इज अफबव प्रिंसिपल, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज आती है, आपने पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s, ठीक है, 3p 4s, इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाती है। वो कहाँ से पता चलता है हमें, वो यहाँ अफबव प्रिंसिपल्स वगैरह, हंड्स रूल वगैरह सब कुछ अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है। और उसको अगर आपको मान लो याद नहीं है तो आपने ऐसा करना है, साइड में एक टेबल बना देना। 1s हो गया, 2s, 3s, 3p, सॉरी नॉट 3p, 4s, 5s, कुछ इस तरीके से बनाते थे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। थोड़ा सा अलग बन रहा है इधर, 2p, चलो 3p, दिस इज 3p, है ना। 1s 2s 3s 4s 5s, फिर p वाला करना है एक स्टेप छोड़कर, 2p 3p 4p 5p, इस तरीके से नीचे। फिर हम d ऑर्बिटल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब शेल्स कौन से हैं, s p d f, है ना। तो हमारे पास ये सब शेल्स हैं, है ना। तो जो पहले वाला है s, उसको आपने ऐसे लिख लिया। p थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो गया, d जो है इससे भी नीचे से, p के नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, 3d 4d 5d, है ना, इस तरीके से। और फिर f फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है, 4f 5f, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपने ऐसे पैरेलल लाइंस लगा लेनी है ये, ठीक है ना। और इनमें कैसे होता है स्टार्ट, ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना। मतलब 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरीके से सिंपल हो जाता है याद रखना। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं 3d और 4s, इनमें से हमें जब हमने ये जब सीरीज फॉलो की, ठीक है, जो आपका डी ऑर्बिटल सॉरी डी ग्रुप होता है सेंटर में, जहाँ पे आपका ये एस ग्रुप एस होता है पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे आपके डी ग्रुप होते हैं और यहाँ पे पी वाले होते हैं, ठीक है, लास्ट के। समझ के ये कुछ तरीका है। और जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, डी ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो जब हम डी ग्रुप की बात करते हैं उसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जाना चाहिए, डी में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने 3d और 4s की बात की, है ना। अब देखो क्या होता है, यूजुअली हमारे पास फिलिंग कैसे होगी, पहले 4s भरा जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, फिर 3d भरा जाता है, ठीक है, बट लिखते हैं हम इसको 3d 4s। ये एनर्जी की वजह से हम पहले 4s भर लेते हैं, फिर 3d भरते हैं। और बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ एक एक्सेप्शंस आती हैं, तो हम वो एक्सेप्शंस भी स्टडी करेंगे यहाँ पे इसको भरते हुए, है ना। और हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब गैस कर सब वो निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लोगे और 3d 4s को लगा के आप इलेक्ट्रॉन्स भरते जाओगे, तो फिर आपके सामने कुछ बहुत सारी रेंजेस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो हम उसको एक बार कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई, है ना। s p d f सब शेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी कैसे डिसाइड की जाती है, n+l रूल से। बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, है ना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। n+l रूल, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो जब हम n की बात करते हैं, n ये होता है जो नंबर आपके सामने लिखा है, 4 या 3 हो गया, ये n है, ठीक है। और l क्या होता है, जो आपका सबशेल है उसको नंबर देते हैं हम, जैसे s का होता है l एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, p का 1 है, d का 2 है, f का 3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो n+l रूल के हिसाब से भी हम इनको एनर्जी को मतलब आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके की एनर्जी हो सकती है, कौन लोअर एनर्जी का है, कौन हायर एनर्जी का है, ठीक है। तो जैसे 4 और यहाँ पे 4 हो गया n,
इसमें इसका इसके साथ s है, s का एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 0, तो 4 + 0 = 4, राइट। इसके लिए n + l निकालो, 3 है, प्लस d के लिए क्या है आपका 2 है, तो 3 + 2 5, समझ गए। तो ये ज़्यादा स्टेबल है ना। तो इसको पहले भरा जाता है 3D को, ठीक है, और उसके बाद इसको भरा जाएगा आपके 4s को पहले भरा जाएगा और फिर 3D को भरा जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से n + l रूल लगा के भी हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और सब शेल्स जो होते हैं वो आपके कैसे निकलते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ना, ये हमने बिल्कुल अच्छे से आपको एक स्ट्रेटेजिकली एक कोर्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वापस से मैं रिमाइंड कराती हूँ, एप्लीकेशन है, ऐप प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाके आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। और हाँ यस, अगर हमारे लाइव कोर्सेज भी चलते हैं, अगर आपको वो कोर्सेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा होगा, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स कम बैक, है ना। तो n + l रूल हो गया, एनर्जी कैसे देखनी है। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं आ रहा तो ये कंसेप्ट रख लेना याद, इससे आपको याद हो जाएगा। तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। क्या होता है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब मैक्सिमम किस में है ना। तो हम पहले देख लेंगे कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल का है 21 to 30 है ना, ये आगे भी है ना, कॉपर और जिंक, ठीक है। बट हमें क्या क्या चाहिए, टाइटेनियम, वेनेडियम और आयरन, है ना। और उसमें भी ये सिंपल वाले, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्कैंडियम की। स्कैंडियम आपका 21 है और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 3D और 4s की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आपका, पहले s को भरा जाएगा। याद रखना है, वैसे तो 3D 4s2 जब भर रहे हैं तो 4s में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 3D में जाते हैं यूजुअली, जनरली, है ना। बट जब हम इसको देखते हैं आगे आगे आप पहुंचोगे तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, EC से लिख रही हूं मैं, स्टेबल कौन सी होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है उसको प्रेफर किया जाता है, या तो फुली फिल्ड, अगर कहीं पे भी कोई भी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुली फिल्ड है, तो वो प्रेफर की जाएगी। या तो हाफ फिल्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रेफर करी जाएगी जिसमें हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं, ठीक है। अगर हम s की बात करें तो s में क्या होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं, हाफ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, फुल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। p में क्या होता है, ऐसे 3 होते हैं, और हाफ फिल्ड मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, फुली फिल्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। और d की बात जब हम करेंगे तो d में कितने होते हैं, 5, है ना। और हाफ फिल्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और फुली फिल्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल मानी जाती है, या तो फुली फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो, और हर एक एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बस उसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो 3D1 4s2 ये आपकी किसकी आ गई, स्कैंडियम की, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइटेनियम की, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है, 22 हो गया ये, तो कैसे होगा 3D2 4s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरते जाना है बस आपने। अब आगे देखो, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 4s के पास भरने की जगह नहीं है, 4s2 कंप्लीट है, स्टेबल है ना, 3D3 हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पे क्रोमियम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिखेगी आपको। कैसे, आप बोलोगे मैम तो फिर यहाँ पे हमें 3D4 4s2 करना चाहिए, आप बोलोगे 3D4 4s2 रहना चाहिए यहाँ पे। बट मैंने क्या बताया आपको, अगर कहीं पे हाफ फील्ड बन सकते हैं तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दें 3D में, तो हम क्या बना सकते हैं, इसको 3D5 4s1 बन सकता है। तो 3D5 4s1 ये हाफ फील्ड लग रही है, s में भी हाफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। 3D में भी हाफ फील्ड क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज प्रेफर्ड बिकॉज दिस इज स्टेबल, है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। 3D4 और 4s2 उतना स्टेबल नहीं है, इसमें दोनों के दोनों हाफ फील्ड है,
ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम कौन सी रखेंगे? 3d5 4s1, किसके लिए? क्रोमियम में, है ना। अब थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैंगनीज में अब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैंगनीज में, ठीक है। तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको लग रहा है काफी है ना। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप कहाँ भरोगे? क्या उसको 3d में भरोगे या 4s में भरोगे? अगर हम 3d में भरेंगे तो 3d 6 हो जाएगा। 6 तो ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, कोई इफेक्ट नहीं है ना। पर अगर इलेक्ट्रॉन हम s में भरेंगे तो 4s फुली फिल्ड हो जाएगा, प्रेफर करेंगे हम उसको, इसलिए हम यहाँ पे 3d5 4s2 लिखते हैं। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आया इतना, है ना। अब नेक्स्ट आगे, आयरन के पास कोई जगह नहीं है, s जो है कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है बहुत ज्यादा, इसके पास कोई और जगह नहीं रही, इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है अब 3d6 4s2, समझ गए? ठीक है, इस तरीके से यहाँ कोबाल्ट में हो जाएगा 3d7 4s2, इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाएगी, है ना, जब तक 3d10 4s2 ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते हैं। आई होप आपको समझ आ जाए। इनके अलावा अगर आपको और भी यहाँ से कोई एटम उठा दिया जाए, अब आप बता सकते हो। तो ये अभी सिर्फ न्यूट्रल जो स्पीसी है उसके इलेक्ट्रॉन्स हमने देखी। अगर आपके पास एटम जो है वो चार्ज्ड स्पीशी की फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, वेनेडियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन कब फॉर्म होते हैं? देखो कैटायन तब फॉर्म होते हैं, वैसे आपके पास जो न्यूट्रल स्पीसी होता है उसमें जितने न्यूट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कैटायनिक फॉर्मेशन की, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन एक ज्यादा है, समझ रहे हो। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, चार्ज इज न्यूट्रल, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आया। बट जैसे ही आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका वाला जो कैंसल आउट करने वाला एक प्रोटॉन था वो रह गया, तो उसका चार्ज दिख जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये स्पीसी है, टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, दिस मीन्स यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे आप? एक s से निकाला, एक d से निकाला, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? ओनली 1, करेक्ट है ना। तो टाइटेनियम में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम की बात करो, वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाले, एक इलेक्ट्रॉन d से निकाला, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अप आयरन की। आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 4s से, 3d6, d6 को बनाओ जरा, वेट अ सेक, इसको थोड़ा खोल कर बनाते हैं ना। 3d6 ये आपका d है, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। वैसे यूजुअली यहाँ पे मैंगनीज दिया होगा आपको, है ना, पर यहाँ पे अगर आपको मैग्नीशियम मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम चेंज किया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंगनीज है डी ऑर्बिटल में जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैंगनीज डी ग्रुप का मेंबर, ठीक है। बट जब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम किस ग्रुप का मेंबर है? ये है एस का, है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा, सॉरी नॉट बेरिलियम, यस बेरिलियम फैमिली का है, यस, बट मैग्नीशियम बेरिलियम फैमिली का है, और एस में इसका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है, एस ग्रुप में पाया जाता है ये। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम किस हिसाब से? 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए? 10। अब क्या आ जाएगा आगे? 3s2, समझ के? 1s2 2s2 2p6 3s2, कंप्लीट हो गई मैग्नीशियम की। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो यहां से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे सिंगल फील्ड, सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे p के 3 होते हैं, 1 2 सॉरी नॉट दिस, हंट्स रूल, है ना, 1 by 1 फिलिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कोई? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो विच इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है? आयरन में है। क्लियर है? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयरन में?
4। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या बन जाएगा? आयरन, Fe2 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना? थोड़ा सा हैवी कंसेप्ट है ये, ठीक है, बट बहुत इजी है। एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना? तो मैं इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आगे अगर हमें सेम चीज़ रिपीट हो तो आप वहाँ पे एकदम कैच कर पाओ और बिना मेरे बताए ही आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था? देखो इसमें है लेवोइजर है, डोब्राइनर है, न्यूलैंड्स है, लोथर मेयर है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है जो आपके डोब्राइनर थे, लेवोइजर थे, इन लोगों ने क्या काम किया था? लेवोइजर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया कि जितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट का मास। ठीक है, कभी भी हेर फेर नहीं हो सकती है उसमें, या तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है मास किसी एनर्जी में, बट कहीं से भी अपने आप यू कैन नॉट हैव मास फ्रॉम नथिंग। किसी चीज को बनने के लिए कोई और प्रीवियसली कोई चीज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता, है ना? समथिंग, नथिंग से कभी भी समथिंग नहीं बन सकता, वो चीज है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में किसने बताया हमें? लेवोइजर ने। ठीक है, उसके बाद है डोब्राइनर। डोब्राइनर ने बहुत ही फेमस आपको लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था। उन्होंने क्या बोला, उनके हिसाब से क्या था कि अगर ए, बी और सी करके 3 एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, तो जो सेंटर वाला है उसका मास होगा इन दोनों के एवरेज के बराबर। ठीक है, सेंटर वाले का मास बाकी जो एक्सट्रीमिटीज में हैं उनके मास के एवरेज के बराबर हो जाएगा आपके डोब्राइनर का। दैट इज लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, उसके बाद जो आपके लोथर मेयर आए, इन्होंने दिया है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है। लोथर मेयर की बात करते हैं। जो लोथर मेयर हैं, इन्होंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, वो बात जो स्टार्टिंग में प्रीकर्सर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, वो किसने किया था? लोथर मेयर ने। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने दिया है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि जो हर 8वां एलिमेंट है, 8th एलिमेंट के बाद जो रिपीट होगी, जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो रिपीट करेगा अपनी प्रॉपर्टीज जो 1 to 8 थी। ठीक है, 8वें एलिमेंट के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो रिपीट करेगा अपनी प्रॉपर्टीज। तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किसने दिया है ये? न्यूलैंड्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज XeF2 मॉलिक्यूल इज, जो XeF2 मॉलिक्यूल है उसकी शेप या ज्योमेट्री क्या है? ठीक है, तो जब भी हम शेप और ज्योमेट्री को देखने चाहते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर होता है। वो कैसे होगा कि आपने पहले देख लेना है कितने आपके एटम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो XeF2 में 2 फ्लोरीन के एटम्स इन्वॉल्व हैं और एक जिनॉन का एटम इन्वॉल्व है। जिनॉन आपका क्या है? नोबल गैस है। फ्लोरीन आपके क्या है? हेलोजन्स हैं। ठीक है, तो अब आपने एक बार अलग अलग से इनको निकाल लेना है कि इनके पास कितने लोन पेयर्स हैं, कितनी इनकी वैलेंसी है। ठीक है, तो फ्लोरीन आपका जो हेलोजन होता है उसमें कितने लोन पेयर्स और कितनी वैलेंसी है उसकी? फ्लोरीन में क्या होगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, है ना? 3 लोन पेयर पड़े रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन है जिससे ये बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो इस वाले फ्लोरीन के पास भी सेम होगा इस तरीके से। और जिनॉन आपके पास, इसके पास कंप्लीट होता है, ये इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें से इन्वॉल्व रहेंगे। जिनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे फ्लोरीन के साथ और बाकी जो 3 है वो क्या होंगे? एज लोन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लीनियर फॉर्म देगा हमें। देखो ज्योमेट्री और जो शेप है वो दोनों अलग चीजें हैं। कैसे? ज्योमेट्री में हम सब कुछ कंसीडर करेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सारे कंसीडर होंगे। ठीक है, पर जो शेप है वो सिर्फ आपको जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है जिसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स की बात करेंगे हम, है ना? जैसे जिनॉन है अगर, तो उसके लोन पेयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और ये फ्लोरीन है आपका। ठीक है, ये दूसरा वाला फ्लोरीन है। सॉरी, इसके इलेक्ट्रॉन्स आप बनाओ ऐसे, लोन पेयर्स। ठीक है, तो एक तरीके से जब आप सिर्फ इसके लोन पेयर्स को हटाकर आप सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, बॉन्डेड पेयर देखेंगे, यानी कि बॉन्डिंग देखेंगे इनकी, तो वो लीनियर शेप देती है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या रखना है याद, लीनियर शेप। दिस इज दे आर आस्किंग अबाउट लीनियर शेप, ठीक है। अदरवाइज ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, है ना, पर शेप कैसी है, लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिरामिडल होता और इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ना ही ज्योमेट्री स्पेसिफाई किया है, ना ही शेप स्पेसिफाई किया है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ढूंढोगे आप पहले, है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिडल कहीं पे भी नहीं दिया है, सिर्फ आपको क्या बताया गया, लीनियर दिया हुआ है। तो इट मीन्स ये शेप पूछ रहे हैं और ये लीनियर है इसकी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ओके। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी जीरो, या ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जब हम जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, दैट एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन, ठीक है। तो जीरो केल्विन पे हमारे जो मूवमेंट है सारे, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, है ना। कोई मूवमेंट होती है जब हमारे मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, तो उसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसको एब्सोल्यूट केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन तक इसको लेकर जाया जाता है टेम्परेचर को, -1.15, ठीक है, उस डिग्री सेल्सियस तक जब हम ले जाते हैं टेम्परेचर को, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट सीज हो जाती है। कंप्लीटली मूवमेंट कभी भी सीज नहीं होगी, थोड़ी बहुत मोशन रहता है, बट वो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट होगी, बट जब हम बाहर से ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पे, तो वो जीरो होगा, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को कितना मानते हैं, जीरो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन दिया है, बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल मोशन सीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी अप्रोचेस जीरो, नॉट एग्जैक्टली सीजेस, सीम्स टू बी सीज्ड, है ना, लगता है कि रुक गई है बट रुकती नहीं है, बट उसका इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे नहीं होता है, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे एब्सोल्यूट जीरो पे, जीरो काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, मास और वॉल्यूम। देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटेंसिव मीन्स जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे या जो भी सब्सटेंस है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन सब में से टेम्परेचर, एंट्रोपी, मास और वॉल्यूम में से कौन सी इंटेंसिव हो जाएगी, टेम्परेचर, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपने कैसे देखना है टेम्परेचर। जब आप नोट करोगे, आपने 1 लीटर पानी लिया है या 10 लीटर पानी लिया है, टेम्परेचर उसका सेम ही रहेगा अगर उसको रूम टेम्परेचर पर रखा है, ठीक है। एक बीकर पे आपने 1 लीटर का पानी लिया है रूम टेम्परेचर पे, और दूसरे बीकर में 5 लीटर लिया है, टेम्परेचर तो उसका उतना ही रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है, रूम टेम्परेचर के बराबर। तो वो इस पे अमाउंट का फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जब हम एंट्रोपी, मास और वॉल्यूम की बात करते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ जाता है आपके अमाउंट का। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा, है ना, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतनी उसकी एनर्जी होगी, एंट्रोपी होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बाकी तीनों यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक टर्म आती है मास और वेट, है ना, चलो अब याद आ गया तो इसे डिस्कस कर लेते हैं साथ में। मास और वेट, ये क्या है, इनमें कोई डिफरेंस है या फिर ये सेम है? तो इनमें डिफरेंस होता है ना। कभी भी आपने मास और वेट को बराबर नहीं लेना है। वेट एक फोर्स है, ठीक है, और मास क्या है, सिर्फ अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कितना सब्सटेंस है किसी में, किसी मैटर में, मतलब कितना मैटर है किसी सब्सटेंस का, कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस का, वो मास है।
पर उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ग्रेविटी ने कितना जोर से खींच रखा है, या उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज वेट। ठीक है, सो वेट इज फोर्स, जिसका फॉर्मूला भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, राइट। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका मास है, अमाउंट है, उस पर ग्रेविटी के द्वारा कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो मिलकर क्या बना देगा, वो बना देगा आपका फोर्स विच इज वेट। ठीक है, तो आपका जो वेट है दिस इज अ फोर्स, जबकि मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। आई होप क्लियर हो गया हो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ठीक है, आंसर देखो यहाँ पे, आंसर नंबर ए टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि यस टेम्परेचर के अलावा और भी तो है, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये डिपेंड नहीं करेंगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। आप किसी एक वुडन ब्लॉक को लो, उसका कोई भी हिस्सा लो, तो उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, उस पर फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। और वैसे ही डेंसिटी भी है, वो भी चेंज नहीं होगी अमाउंट के साथ। ठीक है, तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, अनलाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। अब हम पीएच डिस्कस करेंगे, है ना। पीएच और पीओएच की बात जब हम करते हैं, उसका मतलब क्या है, एक तरीके से हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ H पॉजिटिव देख रहे हैं, या पावर ऑफ OH नेगेटिव देख रहे हैं, या कंसंट्रेशन देख रहे हैं कितनी है। ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देख रहे हैं और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वो कितनी है। ओके, सो पीएच और पीओएच की बात कर रहे हैं हम, पावर ऑफ H पॉजिटिव या फिर पावर ऑफ OH नेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं इसको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, बट हम हमेशा पीएच स्केल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास बेस भी दिया होगा, उससे हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, तो हम जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिली है ना, उसको हम H हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, मैं सब समझाऊंगी। तो यूजुअली ये लॉगरिथमिक वैल्यू होती है। ठीक है, हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमें पता है NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो ये क्या देगा, ये आपको हाइड्रोक्साइल आयन देगा, OH नेगेटिव देगा, है ना। तो हमें पर चाहिए किसमें, H में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास POH की वैल्यू आएगी, बिकॉज हमारे पास बेस है। तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ जो OH है आपका। ठीक है, और OH की कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 0.001 मोलर। अब देखना हम कैसे कंसंट्रेशन को OH की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, है ना, दैट इज योर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे मोलैरिटी बोला है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लिटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारा NaOH है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है, पर जो हमारा NaOH है उसी को हम जब आयनाइज करते हैं, क्योंकि वो पानी में घुलते ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, तो वो बना देगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। ठीक है, तो जितना NaOH अमाउंट होगा उतना ही Na होगा, उतना ही OH नेगेटिव होगा। तो अगर मैं 0.01 मोलर NaOH बोल रही हूँ, तो उसका मतलब 0.01 मोलर ऑफ सोडियम या 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H, जितना कंसंट्रेशन इसकी है, सॉरी दिस इज 0.01, है ना। ठीक है, तो दिस इज 0.001, 0.001, तो जितना NaOH होगा ना, उतने ही तो ये अमाउंट में, अगर यहाँ पे 2Na हो जाता, पर यहाँ पे नहीं है, अगर NaOH है तो उतना ही अमाउंट Na का बनता है, उतना ही अमाउंट OH नेगेटिव का बनता है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं OH नेगेटिव की है। ठीक है, तो ले लो इसको कंसंट्रेशन को, 0.01 का मतलब क्या हुआ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³। तो आप देखो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³। जब हम लॉग निकालने चलते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाली वैल्यू आ जाती है, बस दैट्स इट, है ना। माइनस का साइन वही रहेगा, log 10⁻³ इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये +3, ये वैल्यू बन गई, है ना। पर ये हमारे पास किसकी वैल्यू है,
POH की वैल्यू है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिससे आप OH POH को pH में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो जब हमने pH निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 में से अपनी पावर ऑफ हाइड्रोक्सालाइन को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है 14, 3 आया है तो उसको 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, है ना। मैंने बहुत डिटेल में करवाया ये ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में अगर आप ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सॉल्व करनी है। प्ले स्टोर पे जाके उस पर आपको सारी की क्लासेस मिल जाएंगी, डिटेल्ड फॉर्म में मिलेंगी। और अगर आपको लाइव कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा होगा, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिखेगा, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।